हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है टीडीएस एंड टीसीएस अंडर जीएसटी। ये सिमिलर है आपका डीटी की तरह, जिसके अंदर आप जो भी आप पेमेंट कर रहे हो किसी को, तो आप उसका एक पार्ट काट के गवर्नमेंट को जमा करा देते हो, इंश्योर करने के लिए कि भाई कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है और कितना उस रिकॉर्ड में आ गया है, ताकि सामने वाला उस अमाउंट को एस्केप ना कर सके, उससे टैक्स को बचा ना सके। तो सेम मैनर यहां पर होता है कि सामने वाला जीएसटी की जो इम्प्लीकेशंस हैं उसको कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए पेमेंट के टाइम पे ही एक हिस्सा काट के गवर्नमेंट को जमा पहले ही हो जाता है। उस परसेंटेज से गवर्नमेंट आइडिया लगा सकती है, आइडिया क्या, एग्जैक्ट अमाउंट निकल के आ सकती है कि भाई इतने अमाउंट की ट्रांजेक्शन हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई तो उसकी स्क्रूटनी करना भी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहां पर टीडीएस और टीसीएस दो प्रोविजंस हैं। अगर बिल्कुल ब्रॉडली मैं आपसे बात करूं तो भाई टीडीएस अप्लाई होता है, जो यहां पर आपके पास टीडीएस के प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे टीडीएस के प्रोविजंस अप्लाई होंगे कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। इनके ऊपर अप्लाई होने का मतलब ये है कि भाई इनको अगर तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और ये आपको पेमेंट कर रहे हैं तो ये टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे। अभी गवर्नमेंट की कौन सी हो सकती हैं भाई? ऐसी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स जहां पर 51% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग या तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है या आपकी स्टेट गवर्नमेंट की है या दोनों की मिलाकर है, ठीक है, या फिर आपकी कोई लोकल अथॉरिटी है या फिर आपके पास यहां पर आ जाता है, उसके अलावा हमारे पास कुछ गवर्नमेंट की एजेंसीज और हमारे पास आता है कुछ अदर नोटिफाइड पर्सन्स, जो धीरे धीरे चेंज भी होते रहते हैं, नए नए इसमें आते रहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा तो उसमें लिखा होगा कि कोई XYZ है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाइड पर्सन है जिसको टीडीएस काटना है, तो उस केस के अंदर वो चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। अदरवाइज इनको आप देख सकते हो, इनको हम शॉर्ट में PSUs भी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसमें 51% या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट की होल्डिंग है, या तो स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर दोनों की मिला के, ठीक है। तो और आपकी लोकल अथॉरिटी आपको पता ही है, और गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं वो सब यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई जो ये गवर्नमेंट की ये जो एजेंसीज हैं, ये जब किसी को भी कोई भी सर्विस या गुड्स के लिए पेमेंट करेंगे, यानी कि ये रिसिपिएंट्स हैं, ठीक है, ये याद रखना है कि हम यहां पर इनको एज अ रिसिपिएंट बात कर रहे हैं कि ये रिसिपिएंट्स हैं। तो ये अगर रिसिपिएंट हैं और ये किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट के टाइम पे उनको टीडीएस काटना होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि यार गवर्नमेंट ने अपने ही एजेंसीज के ऊपर ये कंडीशन क्यों लगाई है, नॉर्मली सबके ऊपर ये कंडीशन क्यों नहीं है? तो देखिए जीएसटी कैसे वर्क करेगा यहां पर। अगर मान लो यहां पर ये आपकी एक एस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट ले लेते हैं, ठीक है, और ये आप हो सप्लायर, ठीक है, आपने इसको गुड्स या सर्विसेज दिए, गुड्स या फिर सर्विसेज दी, ठीक है। अब हुआ क्या कि इन्होंने टीसीएस आपका टीडीएस काट लिया और इनको आगे गवर्नमेंट को जमा कराना था, ठीक है, जमा कराना था मैंने बोला, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि भाई ये एक फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन किसी ने खोल ली, जो कि फ्रॉड करने से पहले किसी को नहीं पता चलता कि वो फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो अगर किसी ने खोल ली, उसने क्या किया, आपको पेमेंट करते समय टीडीएस काट लिया, टीडीएस आपका डिडक्ट कर लिया। मान लो आपको 2 लाख रुपए पे करने थे, और एक मैं XYZ अमाउंट ले रहा हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं ले रहा, मान लो 10,000 का उन्होंने आपका टीडीएस काट लिया, आपको 1,90,000 रुपए दे दिए, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, अब ये थे फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इन्होंने आपसे सर्विसेज भी ले ली, आपको सर्विसेज के लिए कम पैसा भी दिया, और इवेंचुअली गवर्नमेंट को पैसा जमा नहीं कराया और अपना बिजनेस कर दिया इन्होंने यहां पर बंद, ठीक है, अपना बिजनेस यहां पर कर दिया इन्होंने बंद, गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं दिया और ये बंद करके चले गए। तो गवर्नमेंट को अब आप बोलते हो कि यार मैं तो 10,000 रुपए का मेरा टीडीएस कट चुका है, अब मैं जीएसटी कम दूंगा। गवर्नमेंट तो बोलेगी ना कि भाई मेरे पास तो कोई पैसा नहीं आया। तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट खुद ना फंस जाए, आप किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते हो, तो हम खुद पे ही भरोसा करते हैं। अगर आप PSUs को कोई सर्विस दे रहे हो तो भाई हमारी ही PSU है, वो कहां भाग के जाएगी, हम टीडीएस काट के रख लेंगे।
और जो पीएसयू होगी जो वो गवर्नमेंट को टाइम से वो पैसा जमा करा देगी। तो गवर्नमेंट के पास टाइम से आ जाएगा तो जो आपकी जेब से गया है फालतू उसका आप क्रेडिट भी ले पाओगे। तो इस तरीके से यहां पर गवर्नमेंट का भी फायदा, उनको जो पैसे आने थे वो टाइम से आते रहेंगे, और आपका भी फायदा क्योंकि आपको जो क्रेडिट मिलना था उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बीच में किसी अननोन पार्टी के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये एक आपका एक रिलेशनशिप है गवर्नमेंट के साथ। हमारा जो गवर्नमेंट के साथ रिलेशन है वो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप ये है कि भाई हम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट हमें सर्विसेज देती है, तो ये हम दोनों के बीच की बात है, बीच में हम थर्ड पार्टी को नहीं घुसाएंगे। तो गवर्नमेंट यही बोल रही है कि भाई पीएसयूज हमारे परिवार के लोग हैं, उनसे हम उन पे भरोसा कर सकते हैं, बाहर वाले लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो हमारे पास आएंगे ये गवर्नमेंट की ही एजेंसीज हैं सारी की सारी, और गवर्नमेंट रिलेटेड ही चीज़ें हैं, तो इनके ऊपर ही टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। टीसीएस की अगर मैं बात करूँ तो टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, ये प्रोविजंस यहां पर एप्लीकेबल होते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। वो आपके कौन से हैं, जैसे कि आपकी बात करें अमेजॉन की, आपका जो ओला उबर और ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, ओयो हो गया, आपका अर्बन क्लैप हो गया, जो हमने ई कॉमर्स ऑपरेटर के चैप्टर के अंदर जो चीज़ें पढ़ी थी सारी की सारी वही सब चीज़ें यहाँ पर एप्लीकेबल होती हैं। तो यहाँ पर ये डिस्टिंक्शन है कि टीडीएस बोले तो गवर्नमेंट वाला जो पार्ट है, और टीसीएस बोले तो ई कॉमर्स ऑपरेटर, दैट्स इट। इनके अलावा आपको फालतू चीज़ों में नहीं घुसना है, क्योंकि फालतू चीज़ों पे ही अप्लाई भी नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका हुआ एक बेसिक ओवरव्यू कि इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में है क्या क्या। अब आप सिर्फ रेट देख के चले जाओ तो आप नहीं कर सकते ना, आपको रिसिपिएंट का ध्यान रखना है। रिसिपिएंट क्या, सर्विस का रिसिपिएंट कौन है, पेमेंट कौन कर रहा है, तो आपको ये चीज़ देखनी है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर ये लिखा आ गया कि भाई ये लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो आप टीडीएस के बारे में सोचोगे, आपको बिना कहे भी सोचना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है टीडीएस के प्रोविजन से रिगार्डिंग, बट आपका दिमाग वहीं पर एक क्लिक करना चाहिए कि ये इन चारों में से कोई भी अगर है क्वेश्चन के अंदर जो पेमेंट कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैं इसमें टीडीएस के प्रोविजंस को कैसे यूज कर सकता हूं। ठीक है, आपको मिस नहीं करना है। तो ये इन चारों को देखते आपका दिमाग अलर्ट हो जाना चाहिए बस। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम टीडीएस के बारे में बात करते हैं, और किसी भी बारे में बात करने से पहले सबसे पहले भाई हमारे पास क्या चीज़ आती है कि रेट क्या होने वाला है। ठीक है, तो टीडीएस का रेट आपका यहां पर बनता है 2%। 2% कैसे, सेम जैसे जीएसटी हम कैलकुलेट करते हैं, 2% में से सीजीएसटी का 1% और एसजीएसटी का भी 1%, और दोनों का मिला के 2%, और अगर आईजीएसटी है तो भी 2%। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपका ये रेट वाला पॉइंट आ गया। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हर अमाउंट के ऊपर आपका टीडीएस कटेगा, तो आंसर इज नो। अब देखो, गवर्नमेंट को आप कोई भी सर्विस देते हो या गवर्नमेंट के साथ आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो, तो आपने यूजुअली देखा होगा कि टेंडर्स निकलते हैं। ठीक है, आप अपने प्राइसिंग करते हो, आप अपने सारे के सारी कॉस्टिंग बताते हो उनको, उसके बेसिस पे आपका टेंडर एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर ऐसे हवा में बातें नहीं होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पहले ही डिसाइड होता है एक तरह से कि भाई इतने का गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है, ये आपने बहुत सुना भी होगा। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड्स 2,50,000 रुपीज, द वर्ड इज एक्सीड्स। अगर एग्जैक्ट 2,50,000 रुपए का भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। व्हेन इट एक्सीड्स 2,50,000 रुपीज, तो आपका यहां पर टीडीएस यहां पर कट जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है। अब यहां पर यह चीज कैसे डिटरमाइन होगी, ध्यान से मैं कुछ ट्रांजैक्शंस आपके सामने रखूंगा, आपको फोकस करना है इस चीज के ऊपर। देखो, मान लो कॉन्ट्रैक्ट तो था, चलो कॉन्ट्रैक्ट मैं मान के चलता हूं 4 लाख रुपए का था, तो और गवर्नमेंट पीएसयू का था, यानी कि पीएसयू ने कॉन्ट्रैक्ट दिया आपको एज अ सप्लायर, आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करोगे और बाय द एंड ऑफ इट पीएसयू आपको 4 लाख रुपए देगा। अब उन्होंने क्या किया, तो भाई देखो, पीएसयू था, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, 2,50,000 से ऊपर था, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। रेट क्या लगेगा आपका, 1% प्लस 1% लगेगा, यानी कि 2% आपका रेट लगेगा। तो कब लगेगा और किस अमाउंट पे लगेगा, कैसे डिटरमाइन करोगे। तो भाई क्या मैं 4 लाख रुपए पे एज इट इज लगा दूं, नहीं। जिस भी मूवमेंट पे आप पेमेंट करोगे उस मूवमेंट पे
आपका TDS कटता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ अप्रैल में, और अप्रैल में ही आपकी पहली पेमेंट गई 1 लाख रुपए की। अब ये जो पेमेंट है ये 2.5 लाख से कम है, लेकिन हमें तो पेमेंट देखनी ही नहीं है ना, हमें तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखनी है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो इसीलिए इसके ऊपर 2% हम TDS काट देंगे और बाकी पेमेंट हो जाएगी। फिर आपका आया मई के अंदर फिर से 1 लाख रुपए गए, तो यहाँ पर फिर से 1 लाख पे 2% कट जाएगा। बाद में आया जून में फिर आपके 2 लाख रुपए गए, और 2 लाख में फिर से 2% कट जाएगा। 2% ये 2% TDS PSU काटता हुआ चलेगा जब एज अ सप्लायर आपको वो पेमेंट कर रहा होगा, जब आपको पेमेंट रिसीव हो रही होगी। तो यहां से आप थर्ड कंडीशन समझते हैं कि TDS इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट when the contract value exceeds 2,50,000 rupees, when the service recipient is government agencies या public sector undertaking या फिर local authority या फिर other notified establishments। तो एक सेंटेंस में अगर इसको बोलें तो दिस इज हाउ यू सम अप द TDS प्रोविजंस। ठीक है, तो ये आपका यहां पर पॉइंट हुआ। अब इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, ध्यान से सुनना है उस चीज़ को। एक इसके अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई वाला एस्पेक्ट है वो यहाँ पर आपका कवर होगा। देखो, हमारे पास होता है, एक तो होता है इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस और एक होता है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इंट्रास्टेट में हमें पता है हमारे पास CGST है और SGST है। इंट्रास्टेट में हमारे पास IGST है। ठीक है, अब यहां पर होगा कैसे, मान लो स्टेट A के अंदर सप्लायर था और स्टेट A के अंदर ही रेसिपिएंट था, तो जो TDS डिडक्ट होगा वो होगा 1% CGST एंड 1% SGST। स्टेट A के अंदर सप्लायर था और स्टेट B के अंदर आपका रेसिपिएंट था, तो TDS जो डिडक्ट होगा वो होगा आपका 2% के रेट से IGST। इजी। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि जब A ने पेमेंट करते समय, सॉरी मैंने दोबारा A ही लिख दिया, सॉरी हाँ ये तो स्टेट की बात हो रही थी। ठीक है, जब यहाँ पर सप्लायर जो था वो आपका मान लो X है और रिसिपिएंट Y है, तो जब X Y को पेमेंट कर रहा होगा तो ये 2% यहाँ पर डिडक्ट करेगा, और जब Y गवर्नमेंट को GST दे रहा होगा तो वो जो पेमेंट कर रहा होगा तो उसको कैश लेजर में क्रेडिट मिल जाएगा। और क्रेडिट आपको पता है किस तरीके से मिलता है कि भाई CGST के अगेंस्ट TGST का मिलेगा, SGST के अगेंस्ट SGST का मिलेगा, तो वो क्रेडिट यूटिलाइज करके आगे जो पेमेंट करनी होगी वो कर सकता है। ओके, इस तरीके से यहाँ पर इसका पेमेंट यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम वर्क करता है। सेम मैनर में जब IGST की बात होगी तो IGST का तो आपको पता है कि पहले IGST के अगेंस्ट और उसके बाद CGST SGST के अगेंस्ट आप यूज़ कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपका एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, अब एक थर्ड सिचुएशन आती है। ठीक है, थर्ड सिचुएशन क्या आती है आपके पास कि भाई मान लो कि एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट जो है वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, और जो सप्लायर है वो है आपका दिल्ली में, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई भी है वो भी आपकी दिल्ली में ही है। ठीक है, तो यहां पर आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि प्लेस ऑफ सप्लाई तो बन गई आपकी ये। ठीक है, तो यहां पर आपका लगा CGST एंड SGST, लेकिन जब ये पेमेंट हुई तो ये जो CGST है ये तो यूटिलाइज हो जाएगा CGST के अगेंस्ट, बट जो SGST की अमाउंट है वो रह जाएगी, उसको आप वो यूटिलाइज ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि कैश लेजर के अंदर जिस मैनर में, जिस तरीके से वो अमाउंट आ रखी है उसी तरीके से वो यूटिलाइज होने वाली है। तो यूटिलाइजेशन इज द मेन एजेंडा। ठीक है, तो अगर प्लेन ट्रांजैक्शन आपको नजर आ रही है, जैसे कि ये कि भाई X ने Y को
एक ही स्टेट के अंदर चीज़ बेची तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में वहीं पे यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। बट दूसरा था तो आईजीएसटी था, वहीं पे यूटिलाइज हो जाएगा। यहाँ पर जब प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर अलग स्टेट में है और रिसिपिएंट एक अलग स्टेट के अंदर है, तो ये एसजीएसटी के यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। और जब ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन अकर होती है जहां पर ये यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तो उस सिचुएशन के अंदर टीडीएस के प्रोविजन ही नहीं लगा रहे हम, टेंशन मत लो। तो आपको बस क्वेश्चन में ये याद रखना है कि आपको दिखाई देता है कि भाई रिसिपिएंट एक जगह पे है, ठीक है, लेकिन जो सप्लायर है वो दिल्ली में है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी दिल्ली में है, अलग जगह पे, सिर्फ रिसिपिएंट एक अलग स्टेट के अंदर है। तो उस केस के अंदर आपका यहां पर ये प्रोविजन आपको लगाना ही नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसी सिचुएशन में ही लगना है टीडीएस जहां पर ये जो पूरी अमाउंट है वो यूटिलाइज हो सके, ये जो पूरी अमाउंट है वो यूटिलाइज हो सके। जहां पर यूटिलाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहां पर ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा इजी नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकती है, एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा अगर आपको रटना है तो रट भी लो। अगर आपको कुछ समझने में इसमें अभी भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पर मैं एक चार्ट बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, location of recipient, registration of recipient। अब इसमें TDS लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, हम ये टेबल बनाते हैं और इस टेबल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो इस चीज़ को करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास आया, मान लो जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो है स्टेट ए में, स्टेट ए, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, सॉरी मैंने, हाँ प्लेस ऑफ सप्लाई की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है यहां पर आपकी वो है स्टेट ए में ही, और जो रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट है वो भी है आपका स्टेट ए में ही। तो यहां पर तीनों चीजें एक ही स्टेट के अंदर है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया इंट्रा स्टेट। यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों यूटिलाइज हो जाएंगे, तो यहां पर आपका टीडीएस कटेगा, यस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि ए के अंदर ही आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका ए के अंदर ही है, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो बी के अंदर है। तो ये वही कंडीशन हो गई जो यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी। तो यहां पर सीजीएसटी का तो वह यूटिलाइज कर पाएगा, बट एसजीएसटी का यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि एसजीएसटी है स्टेट ए का और रजिस्ट्रेशन जो है रेसिपिएंट का वो स्टेट बी में है। तो सीजीएसटी वो यूज कर लेगा, बट एसजीएसटी वो यूज नहीं कर पाएगा। तो यहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि टीडीएस हम लगा ही नहीं रहे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मान लो लोकेशन ऑफ सप्लायर है स्टेट ए में, प्लेस ऑफ सप्लाई है बी में, रेसिपिएंट भी है बी में। तो यहां पर क्या हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई बन गई बी, तो यानी कि जो बी का स्टेट है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो यहां पर इंट्रा स्टेट हो गया, और इंट्रा स्टेट हो गया तो यहां पर जो सीजीएसटी, सॉरी यहां पर आईजीएसटी लगेगा आपका, ठीक है। तो आईजीएसटी से आप आईजीएसटी पूरा यूटिलाइज कर सकते हो यहां पर, क्योंकि ये देखो ए का स्टेट अलग है, बी का स्टेट अलग है, तो रेसिपिएंट वाला स्टेट हो गया और ये सप्लायर वाला स्टेट हो गया, तो आपका ये इंटर स्टेट हो गया, तो आईजीएसटी लग गया। आईजीएसटी क्या आप यूटिलाइज कर सकते हो, हाँ, तो इस केस के अंदर आपका टीडीएस लग जाएगा। तो यहां पर गवर्नमेंट ने कंडीशन ये लगा दी कि जिस भी कंडीशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको टैक्स पेयर को प्रॉब्लम आ रही है कि भाई एसजीएसटी का जो आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, तो वहां पर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि टीडीएस के प्रोविजन में घुसना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस ही पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर आपके पास यहां पर होने वाला है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से अब समझ में आ गया हो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिखना और अच्छे से मैं इसको समझाऊंगा। हो सकता है कि इसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर अलग से अगर आप चाहोगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, तो उसकी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप एक बार और दोबारा इसको सुनोगे, समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है, चैप्टर है, वो अच्छे से कर रखा है और आईटीसी वाला चैप्टर भी आप कर चुके हो तो आपके लिए ये काफ़ी इजी हो जाएगा। बट अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो जस्ट आस्क मी, आई विल प्रोवाइड यू कम्युनिकेशन की तरीके भी जिससे आप मुझसे बात करके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने ये सब, हाँ, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगी। अब ये देखो, हमने जो 2.5 लाख रुपए की बात करी और ये जो पेमेंट्स की बात करी, ये कौन सी अमाउंट है? क्या इसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है? द क्वेश्चन इज, क्या इसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है? द आंसर इज कि नहीं, दिस शुड बी एक्सक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट। जीएसटी अमाउंट यहां पर इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, ये जीएसटी के अलावा, जीएसटी के ऊपर यानी कि अमाउंट प्लस जीएसटी के ऊपर ये टीडीएस नहीं लगेगा, क्योंकि दिस इज जस्ट एन अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट जो आप जीएसटी पे करने वाले हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको जीएसटी का रेट था उस 1 लाख रुपए के ऊपर, जीएसटी का रेट था 18%। ठीक है, तो 18,000 रुपये आपका जीएसटी लगता। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 2,000 रुपये का उसमें से यानी कि 2% के रेट पे पहले ही मैं तुमसे रखवा लूंगा, तुम्हारे रिसिप्ट जो तुम्हें पेमेंट कर रहा होगा उससे ही ले लूंगा मैं। तो अब ये जो अमाउंट होगी ना, ये आपके ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यानी कि आपको ये अमाउंट दोबारा नहीं पे करनी है। अब जब आप गवर्नमेंट को 18,000 रुपये जमा करा रहे होगे तो उसमें से 2,000 रुपये तो आपके पहले ही जा चुके हैं, तो वो आपको नहीं देने, अब आपको 16,000 रुपये जमा कराने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये अप्रोप्रिएशन के लिए आपको मिल जाएगा वहां से, तो जेब से आपके एक्चुअल में कुछ भी नहीं जा रहा है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर इसीलिए कहा जाता है कि दिस इज ऑन द बेस अमाउंट। ठीक है, दिस इज ऑन द बेस अमाउंट, आपका इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी के ऊपर ये चीज नहीं लगती है। ये आपको जरूर डेफिनेटली याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? यहां पर आपका सप्लायर हुआ और एक रिसिपिएंट हुआ। रिसिपिएंट जो है वो पेमेंट कर रहा है, यहां पर जो काम बढ़ा हुआ है वो रिसिपिएंट का बढ़ा हुआ है, उसको पेमेंट करनी है और उसको गवर्नमेंट को टीडीएस जो काटा है वो जमा कराना है। ठीक है, तो एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो जमा नहीं कराएगा तो भाई उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेनल्टी लग जाएगी, इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। और जो भी प्रोसीडिंग्स हैं कि भाई जैसे टैक्स के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं कि भाई टैक्स लेट पे कर रहे हो, आप नहीं पे कर रहे हो, तो वो आपको देखना होगा। कब तक पे करना है? तो भाई इसको करना है नेक्स्ट मंथ के 10th तक, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। यानी कि अगर मैं सिर्फ अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में इसने जितना टीडीएस काटा है उतना उसको मई के अंदर 10 तारीख तक जमा कराना होगा। 10 के बाद अगर जमा कराएगा तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट भी इसके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रिटर्न भी सबमिट होती है इस चीज़ की, टीडीएस टीसीएस की रिटर्न भी जाती है, जो आप रिटर्न के चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। यहां पर मैं आपको उस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करने वाला हूं, बस आपको यहां पर ये ड्यू डेट याद रखनी है। ओके, तो इस तरीके से यहां पर ये बातें हो गई। उसके बाद वो जो अमाउंट है इन सब चीज़ों के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी सामने वाले के ई कैश लेजर में, और पेमेंट करते समय उसको 2,000 रुपये जो भी ऊपर काटे हैं ये उसको कम देने पड़ेंगे, तो उसका वो पैसा पहले ही गवर्नमेंट रखवा लेगी। इसका फ़ायदा यही है कि भाई 2,000 रखवाने से गवर्नमेंट को पता है कि ये 2,000 2% है 1 लाख रुपये का, तो 1 लाख की ट्रांजेक्शन हो चुकी है और आने वाले टाइम में मेरे पास उस 1 लाख के हिसाब से 18% जीएसटी कंप्लीटली आ जाना चाहिए। तो ये मेक श्योर करना है बस एक। ठीक है, पैसा नहीं लेना आपसे, कोई फीस नहीं ले रही है गवर्नमेंट, या बस मेक श्योर कर रही है कि अब जो आपको सेल हुई है आपकी, तभी सेल के टाइम पे नहीं कर रहे हैं, वो पेमेंट के टाइम पे कर रहे हैं कि भाई गुड्स तो आपने बेचे, रिटर्न भी हो सकते हैं, सर्विस का जितना आपने बताया उससे कम पैसे भी बन सकते हैं कि आपने सर्विस अच्छे से नहीं दी, तो कोई बात नहीं। गवर्नमेंट ने बोला जब पेमेंट हो रही होगी उस टाइम पे आपका जो टीडीएस है वो कटेगा। ठीक है, अगर मान लो ज़्यादा कट गया तो एक्सेस में आपको क्या रिफंड मिल सकता है? तो जी हाँ, रिफंड आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर डिफ़ॉल्ट हुआ आपका तो 73, 74 जो आपके प्रोविजंस होते हैं वो सारे प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये हुआ आपका टीडीएस का पॉइंट ख़त्म। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो पूछना। तो भाई देखो, इन 4 चीज़ों पे अप्लाई होता है।
2% से काटना पड़ेगा, CGST SGST का 1% 1% ईच। 2.5 लाख से एक्सीड होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो ही कटेगा, आपस में नहीं कटेगा। यानी कि ये अगर आपस में एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं तो उसमें TDS काटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर मान लो ये आउटसाइडर्स से सर्विसेज ले रहे हैं तो और पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर ही आपका TDS कटेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जहां पर SGST का आप क्रेडिट नहीं ले पा रहे होगे वहां पर हम TDS का प्रोविजन ही नहीं घुसाएंगे, ये भी याद रखना है। तो रटने के लिए अगर देखा जाए तो अगर रेसिपिएंट एक अलग स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लायर एक अलग स्टेट में है तो TDS नहीं काटना, रट लो इस चीज को, दैट्स इट। अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो डाउट पूछ लो, तब भी ना हो तो भाई रट लेना। सिंपल सा फंडा है, सप्लायर अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है और रेसिपिएंट एक अलग स्टेट में है तो वो SGST का क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। और उस चीज को उसको इनेबल करने के लिए हमने TDS ही हटा दिया कि भाई ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। ठीक है, लेट्स कीप इट सिंपल। ओके, अब करते हैं हम TCS वाला पॉइंट। TCS में देखो क्या होता है, आपका बहुत आसान है, TDS की तरह इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। TCS के अंदर आपका क्या होता है, आपके E-कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, TCS इज एप्लीकेबल ऑन E-कॉमर्स ऑपरेटर। E-कॉमर्स ऑपरेटर पे ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब E-कॉमर्स ऑपरेटर आपके कौन कौन से हैं यहां पर लिख के चलते हैं। आपका आ गया Amazon, ठीक है, आपका आ गया ओयो, ओला, उबर, अर्बन क्लैप। ठीक है, तो ये सब आपके हो गए, ये सारे आपके E-कॉमर्स ऑपरेटर हैं। ठीक है, इनमें किस किस पे अप्लाई होगा किस किस पे नहीं होगा उसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल ये एग्जांपल्स ऑफ E-कॉमर्स ऑपरेटर हैं, हम इसमें फिर भी चलो करते समय ज़्यादा कंफ्यूज ना हो तो E-कॉमर्स ऑपरेटर रख लेते हैं कि ये बीच में है। ठीक है, अब यहां पर है एक तरफ कस्टमर और एक तरफ है सप्लायर। कस्टमर आया E-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे, सामान देखा, परचेज के लिए उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ऑर्डर प्लेस्ड और पेमेंट कर दी। ठीक है, अब E-कॉमर्स ने ये ऑर्डर पहुंचा दिया सप्लायर तक और अब ये इसको पेमेंट करेगा। ठीक है, ये इसको पेमेंट करेगा। तो जब ये इसको पेमेंट कर रहा होगा, जब ये इसको पेमेंट कर रहा होगा तो उस टाइम पे ये इसका TCS काटेगा और जो TCS का रेट है वो है बहुत ही कम, 0.25% CGST, 0.25% SGST और 0.50% इन टोटल फॉर IGST। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा TCS है। ठीक है, TCS किस अमाउंट पे काटेगा, तो भाई वो अमाउंट आपकी है नेट अमाउंट। नेट अमाउंट कैसे निकलेगी, आपको अच्छे से पता है कि जब आप अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हो, आपको पसंद आता है आप रख लेते हो, नहीं पसंद आता आप रिटर्न कर देते हो। तो गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को देखा। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को समझा कि भाई जो पेमेंट इसको कर रहा है वो फाइनल पेमेंट नहीं है, हो सकता है कि वो चीज़ रिटर्न आ जाए। तो पहले ही उन्होंने बोला कि भाई आपकी जैसे पूरे उस पीरियड की जो आपकी सेल हुई, ठीक है, जो आपका निर्धारित पीरियड है उसकी जो आपकी सेल हुई, मान लो 1 लाख रुपए की तो पहले इनिशियल सेल हुई। ठीक है, और उसके बाद आपका 20,000 रुपये का चला गया रिटर्न। ठीक है, तो आपका नेट में जो सेल हुई है वो हुई है आपकी 80,000 रुपये। तो TCS जो है इस 80,000 पे कटेगा, ना कि 1 लाख रुपए पे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर नेट अमाउंट पे कटने वाला है, सिर्फ कंप्लीट अमाउंट के ऊपर ये चीज नहीं कटेगी। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ ये तो हुआ देखो बेसिक, अब हमने ये कंप्लीट समझ लिया, दिस इज हाउ TCS वर्क्स। ठीक है, ऐसे आपका TCS होता है, दैट्स इट। क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, ये रेट याद रखना है आपको ये देखना है कि नेट अमाउंट के ऊपर ही TCS काटना है आपको। ठीक है, और जब E-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ E-कॉमर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है,
एक ऐसा ई कॉमर्स वाला होता है जिसके अंदर वो खुद सेल कर रहा है, ऑन सेल्स। तो क्या उसको टीसीएस काटने की ज़रूरत है? कि क्या वो, अब आप इसमें एक आप खुद से ये सवाल करो कि लेट सपोज कि किसी भी कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जो खुद के प्रोडक्ट सेल कर रहा है, किसी सेलर से खरीद के नहीं कर रहा, तो जो पेमेंट आई है वो खुद रख रहा है ना, किसी को दे थोड़ी रहा है। और यहां पर क्या कहा गया है कि जब आप पास थ्रू करोगे, यानी कि आप एक जरिया हो जिसके थ्रू पेमेंट गुजर रही है होके, तो उस केस के अंदर तभी आपका टीसीएस लगेगा। अगर वो पेमेंट वहीं आकर रुक जा रही है तो कोई टीसीएस का प्रोविजन नहीं आने वाला, तो ऑन सेल्स में आपका टीसीएस नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा आपको बताता हूं, मान लो आपने कोई बुकिंग की वेबसाइट यूज करी जहां से आपने एक रूम बुक किया, आप उस रूम पे पहुंचे, आपने रूम पे उस होटल के वेंडर को, होटल पे जो रिसेप्शनिस्ट था उसको आपने पूरी की पूरी पेमेंट वहां पर कर दी। तो इस केस के अंदर अगर, तो क्या कहूंगा मैं, पेमेंट इज मेड डायरेक्टली टू, पेमेंट टू सप्लायर बाय कस्टमर इज डायरेक्टली मेड, इज डायरेक्टली मेड। अगर देखो ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पर क्या टीसीएस कटने का बनता है? यहां पर भी क्या उसके थ्रू जा रही है? क्या उस ई कॉमर्स के थ्रू कोई पेमेंट निकल के जा रही है? नहीं जा रही ना, तो यहां पर भी टीसीएस नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये दो सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई बिलिंग जो है, जो डायरेक्टली अगर मान लो जो सर्विस प्रोवाइडर है और कस्टमर है उनके बीच में हो रही है, तो वो बीच में ही नहीं आ पा रहा ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उस केस के अंदर टीसीएस नहीं कटेगा। टीसीएस अगर ओनर खुद की ही चीज़ें बेच रहा है, कोई और पीछे का सप्लायर नहीं है, तो उस केस के अंदर भी टीसीएस नहीं कटेगा आपका। ठीक है। रेट हमने डिस्कस कर ही लिया है। ओके, अब आता है हमारे पास, इसको थोड़ा सा और पॉइंट्स में ढंग से समझते हैं। मैं आपसे चीज़ें पूछूंगा, आपको अंदर ही अंदर खुद आंसर करनी है कि भाई वेदर द सप्लायर मेक टैक्सेबल सप्लाईज थ्रू द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो भाई उस केस के अंदर टैक्सेबल सप्लाई पहली बात तो होनी चाहिए, हर चीज़ के ऊपर नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात कि भाई टैक्सेबल सप्लाई है या नहीं, आपको सबसे पहली चीज़ ये देखनी है। ठीक है। अगर यस तो हाँ, उसके बाद हम देखेंगे टैक्सेबल सप्लाई कौन सी है। ठीक है। तो उसके अंदर जो कंसिडरेशन है, जो हमारा पॉइंट आया कि कंसिडरेशन इकट्ठी कौन कर रहा है, आप ई कॉमर्स के थ्रू जा रही है या डायरेक्ट जा रही है। अगर ई कॉमर्स के थ्रू जा रही है, थ्रू, तो टीसीएस लगेगा। अगर डायरेक्टली जा रही है तो टीसीएस के प्रोविजन नहीं लगेंगे। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कंसिडरेशन का हो गया। तीसरे पॉइंट में हमें यह देखना है कि ई कॉमर्स के थ्रू, जो हमने ई कॉमर्स का चैप्टर किया उसके अंदर हमने कुछ प्रोविजंस देखे थे कि जहां पर एक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी। वो क्या थी कि भाई कुछ वेंडर्स ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो लायबल हैं, जिनकी टर्नओवर 20 लाख या फिर 40 लाख से ऊपर है और उनको रजिस्ट्रेशन लेना है और वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो रजिस्टर्ड बंदा है, वो सप्लायर है। ठीक है। दिस इज सप्लायर एंड दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो भाई जब ये खुद ही, तो उस केस के अंदर क्या होता था, उस केस के अंदर जो है टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी को करनी है। ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन को ही अपनी टैक्सेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। तो इस केस के अंदर आपका क्या होता था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर इस ही केस के अंदर आपका टीसीएस काटेगा। ये भी आपको याद रखना है। अगर मान लो सामने वाले को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आरसीएम लग रहा था, याद होगा आपको आरसीएम का प्रोविजन हमने देखा था, तो आरसीएम लग रहा था। तो आरसीएम के केस के अंदर जब टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ई कॉमर्स ऑपरेटर की है, तो वो किसी और से टीसीएस क्यों काटेगा? तो जिस जिस केसेस के अंदर टीसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की बन रही है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपका टीसीएस नहीं काटना है। टीसीएस सिर्फ उन केसेस में कटेगा जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की नहीं है। ओके। इसको अगर मैं और अलग से रीइटरेट करूं, अलग से अलग लैंग्वेज में आपको दोबारा समझाऊं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको दोबारा ढंग से करते हैं। हमने जब ई कॉमर्स ऑपरेटर किया था, ठीक है, तो हमने उसके अंदर ये देखा था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को आरसीएम के अंदर आपकी जीएसटी लायबिलिटी निभानी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन कि कुछ केसेस ऐसे थे जहां पर आरसीएम नहीं लगेगा, नो आरसीएम। कहां पर? जैसे कि हमने बात की थी आपके ट्रांसपोर्टेशन वालों की,
ओला उबर की, ठीक है। हमने बात की थी होटल एकोमोडेशन की, होटल एकोमोडेशन की, और हमने बात की थी यहाँ पर आपका हाउस कीपिंग की, ठीक है। और हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही हमने देखा था आपका जो था ओला उबर वाले, ठीक है। और आपका ओमनी बस अगर वो कंपनी नहीं है तो, ओमनी बस एक्सेप्ट कंपनी, और आपका रेस्टोरेंट सर्विसेज, ठीक है। तो इन चीज़ों के अंदर ये कहा गया था कि अगर अगर मान लो इन तीन चीज़ों के अंदर हमने क्या देखा था कि अगर इनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि इनकी टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख एक्सीड करती है, तो उस केस के अंदर आपका जो ओला उबर है उसके ऊपर आरसीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, इन्हीं को अपना रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स पे करना है, ठीक है। तो इन केसेस के अंदर जहां पर ये खुद ये पे कर रहे हैं तो वहां पर टीसीएस लगेगा, ठीक है। और जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल अंडर आरसीएम अंडर रिवर्स चार्ज, वहां पर टीसीएस के प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। इसको अब मैं, ये तो था डिटेल्ड वर्जन, इसको मैं और शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर यह आता है कि भाई अगर मान लो जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है, वो अगर आरसीएम में टैक्स पे कर रहा है तो टीसीएस नहीं लगेगा। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो आरसीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है, जो आपका सप्लायर है वो ही आपका रजिस्टर्ड है और जो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में चल रहा है, तो उस केस में टीसीएस आपका कटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में इसको और आप समझ सकते हो। बस यही था इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट जिसके अंदर आपको थोड़ा सा डाउट आ सकता है। बहुत ही धीरे से, बहुत ही पेशेंस के साथ हमने इस पॉइंट को भी समझ लिया है। तो भाई ये था इस पूरे टॉपिक के अंदर। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अगर मैं ई कॉमर्स वाले पॉइंट को दोबारा से ढंग से समराइज करूँ तो आपके पास चीज़ें क्या आती है कि सबसे पहले तो अगर आपके पास जो भी गुड्स सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, पेमेंट भी जा रही है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, देखो पॉइंट्स क्या क्या आपको ध्यान में रखने हैं। गुड्स या फिर सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्वाइस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पेमेंट भी उसके थ्रू हो रही है, पेमेंट इज ऑल्सो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, एंड आपका जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो आरसीएम में टैक्स नहीं पे कर रहा है, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लग रहा है सप्लायर पे, ई कॉमर्स पे आरसीएम नहीं है। तो इन्हीं केसेस के अंदर आपका टीसीएस कटेगा। किस रेट से कटेगा? 0.25% प्लस 0.25% या फिर 0.50%। ये हुआ आपका टीसीएस वाला प्रोविजन। ओके, इसका भी सेम चीज है कि आपको कब तक इसकी पेमेंट जमा करानी है। थ्रेशोल्ड लिमिट इसके अंदर कोई है कि नहीं है? नाउ द क्वेश्चन इज कि इसमें क्या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है? वो जैसे इसमें 2.5 लाख की थी तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, चाहे 100 रुपए की चीज़ हो, चाहे 150 की चीज़ हो, कितने भी अमाउंट की हो, यहां पर टीसीएस का प्रोविजन लगेगा। ठीक है, कब तक? तो भाई फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ विद इन 10 डेज। सेम चीज़ है, बस इसको कहने का तरीका अलग है। तो भाई जो आपका टीसीएस और टीडीएस दोनों को जमा कराने की डेट अगले महीने की 10 तारीख बनती है, तो वो भी इसी के अंदर सेम है। तो भाई ये हुआ आपका पूरा का पूरा टीडीएस टीसीएस का प्रोविजन। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और जो भी आपको डाउट आए तो उसको कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।